गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 6 वीडियो से 6 लेक्चर्स से हम लोग लेसन 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे चीन के साथ भारत के संबंध। ये प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें जो चीन और भारत से संबंधित हैं, चीन के विशेष रूप से चीन से संबंधित हैं। चीन में कब परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, चीन ने किस नीति को अपनाया, ये आपके 2-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला, चीन में साम्यवादी क्रांति अक्टूबर 1949 में हुई। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में चीन साम्यवादी देश बना। ये माओ त्से तुंग, माओ चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक विचार और साम्यवादी दल के, कम्युनिस्ट दल के सबसे बड़े नेता थे। ध्यान दीजिए बच्चों, माओ कौन थे? माओ त्से तुंग उनका पूरा नाम था। तो माओ कौन थे? माओ चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक विचार और साम्यवादी दल के सबसे बड़े नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना 1949 में की और 1973, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त हुए, 1973 तक उन्होंने चीन का नेतृत्व किया। 1949 से 1973 तक उन्होंने चीन का नेतृत्व किया। किस विचारधारा को लेकर के? मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़ करके उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद ही कहा जाने लगा। तो माओ त्से तुंग ने ही ये कार्य किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये उन्होंने, चूंकि मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़ा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर उस सिद्धांत को नाम दिया गया माओवाद। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में वे राजकीय रूप से महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा और देश रक्षक माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ देश को विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में ला खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, दूरदर्शी भी थे और महान प्रशासक के रूप में भी गिने जाते थे। तो इस प्रकार इतनी सारी खामियों के बावजूद माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं। माओ ने जो चीन के लिए किया वो एक अच्छे राजनीतिक विचारक के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे क्रांतिकारी के रूप में, वो राजनीतिक विचारक के रूप में वे जाने जाते हैं। इसी समय चीन देश में खुले द्वार की नीति को भी अपनाया। खुले द्वार की नीति क्या बच्चों? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। खुले द्वार की नीति से तात्पर्य है कि जहाँ पर किसी भी देश को आमंत्रित किया जाता है कि वो हमारे देश में आकर के पूंजी लगाएं, विभिन्न उद्योग खोलें और आयात निर्यात के लिए भी छूट दे दी जाती है, उस पर कोई तट कर नहीं लगाया जाता। और चीन में साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता माओ त्से तुंग थे। भारत और चीन में पहले घनिष्ठ मित्रता थी। कब घनिष्ठ मित्रता टूटी बच्चों? आपको मालूम है कि चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया, और जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो उससे मित्रता तो रह नहीं सकती। तो सन 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण करके मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित कर दिया। आज भी चीन ने भारत की कुछ भूमि पर अपना अधिकार जमाया हुआ है। भारत चीन से संबंध सुधारने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु चीन आज भी
शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एकदम वर्तमान समय में आ जाइए। वर्तमान समय में जो चीन कर रहा है वो हमारे देश के लिए हानिकारक है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, वो कई क्षेत्रों में, सीमा पर कई क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाना चाहता है। कश्मीर वाले हिस्से में भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, कई क्षेत्रों में वे भारत की भूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति, प्रारंभ की बात करते हैं तो शुरू से ही भारत ने साम्यवादी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। पहले भारत ने चीन को मान्यता दी और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रवेश का समर्थन भी किया। अगर भारत समर्थन न करता तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य चीन कभी भी नहीं हो पाता। और वही चीन है कि आज वह भारत के स्थायी सदस्यता में रोड़ा अड़काए हुए है। चीन के कारण ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता करके भारत ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, एक और बहुत बड़ी बात जो चीन के लिए लाभकारी थी। उसने क्या किया, तिब्बत में जो भारत को बहिर्देशीय अधिकार प्राप्त थे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स जो प्राप्त थे, वो जो भारत को प्राप्त थे, भारत ने वो अधिकार चीन को दे दिए और स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। समझौते के समक्ष दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धांतों के प्रति विश्वास दिखाया। सन 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन्हीं सिद्धांतों का विस्तार किया गया। चीन के जो तत्कालीन यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन-लाय सन 1954 में भारत की यात्रा पर आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। इसके बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में तनाव आना प्रारंभ हो। 1962 में 20 अक्टूबर 1962 को, एक डेट ध्यान रखिएगा बच्चों, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। भारत को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमा लिया। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांतिपूर्ण नीतियों को गहरा आघात पहुंचा और आज भी चीन उस पर अपना अधिकार जमाए हुए है। भारत से सहयोग करने की चीनी नेताओं की इच्छा, उसके बाद चीन के कई नेताओं ने भारत से सहयोग करने की इच्छा जाहिर की। जनवरी 1980 में जब भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में चीनी नेताओं ने कई बार भारत से संबंध सुधारने की इच्छा प्रकट की। चीन के उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री झाओ जियांग ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान 3 जून 1981 को कहा कि एशिया के 2 बड़े देश चीन और भारत को शांति से रहना चाहिए। ऐसा करना क्षेत्रीय और विश्व के स्थायित्व दोनों के हित में है। 15 अगस्त 1984 को भारत और चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ जो कि निश्चय ही एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने नवंबर 2006 में भारत में यात्रा की। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 10 सूत्रीय साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। इसमें दोनों देशों के लोगों का आपसी संपर्क, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विद्यार्थियों की आपसी आवाजाही के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के समझौते हुए। राजीव गांधी की सरकार और भारत चीन संबंध 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। कई वर्षों के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। राजीव गांधी की चीन यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। कई प्रधानमंत्री इधर से भी गए, उधर से भी आए बच्चों।
जब राजीव गांधी गए तो चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली फंग भी भारत की यात्रा में 1991 में 11 दिसंबर को आए और ली फंग की भारत की यात्रा पर आने वाले पिछले 31 वर्षों में वो पहले प्रधानमंत्री थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पंचशील के सिद्धांत की आस्था को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करना चाहिए। पंचशील का सिद्धांत प्रमुखतः इसी बात पर आधारित है। दोनों नेताओं ने ये विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का उचित और सम्मानजनक हल निकलेगा और 3 दशक पुराना यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने में बाधा नहीं बनेगा। 1993 में 6 दिसंबर को उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन यात्रा पर गए। वहां पर 4 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण भारत चीन के मध्य संबंधों में सुधार करने का एक और अध्याय जुड़ गया। तत्पश्चात 28 नवंबर 1996 को चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत की यात्रा पर आए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय जुड़ गया। चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने पहली यात्रा के दौरान परस्पर विश्वास भावना और सीमा पर शांति कायम करने के उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इसके पश्चात भारत ने 11 और 13 मई को 1998 में 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसे लेकर के चीन ने भारत की कड़ी निंदा प्रारंभ कर दी। क्यों कर दी बच्चों? क्योंकि उसे डर बैठ गया था कि अगर भारत के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे तो वो चीन के लिए खतरा हो सकता है। तो कड़ी निंदा तो की ही, साथ ही चीन ने अपनी सरकारी समाचार के माध्यम से पुनः अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोककर पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत से उसके पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि चीन को भी खतरा पैदा हो गया है। जबकि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो इस उद्देश्य से नहीं किया कि हम किसी देश पर कोई अटैक करेंगे, बल्कि इस उद्देश्य से किया कि 3 बार भारत पर आक्रमण हो चुके हैं, 4 बार, तो दोबारा कोई देश हम पर आक्रमण ना करे उससे पहले हमें अपने सैन्य क्षेत्रों को मजबूत करना। बच्चा आपको शायद मालूम होगा कि तिब्बत में जो धार्मिक नेता होंगे उनको दलाई लामा कहा जाता है। तो दलाई लामा की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात हुई 1998 में। इस पर भी चीन ने कड़ी आपत्ति जमाई। क्यों जमाई? क्योंकि चीन जो है वो तिब्बत को अपने अधिकार में लेना चाहता है, इसलिए उसने इस पर भी आपत्ति जमाई। फिर भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन सन 2000 मई 2000 में वो चीन की यात्रा पर गए। फिर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के विषयों पर बातचीत हुई और चीनी नेता ली फंग 2001 में भारत यात्रा पर आए। उन्होंने भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चीनी नेता ने भारत की जमीन में किसी भी रूप से और किसी भी स्थान में उठने वाले आतंकवाद की घोर निंदा की। तत्पश्चात 2002 में जनवरी में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जू रोंगली ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों ने आतंकवाद का मिलकर सामना करने की बात पर समझौते किए। दोनों देशों ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर जल संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया। जहां भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, वहीं पर चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। कब बच्चों? 2003। चीन ने भारत में $50 करोड़ निवेश करने के लिए एक कोष बनाने की घोषणा की। मई 2004 में चीन ने सिक्किम को अपने नक्शे में एक अलग राष्ट्र दिखाना बंद करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मान लिया।
जनवरी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ ने थाईलैंड में आसियान बैठक के दौरान मुलाकात की। यह बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार लगातार जता रहा था और अक्टूबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन भारत ने इस आपत्ति को नकारते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया था। अतः थाईलैंड में बातचीत के दौरान दोनों देशों ने सभी मुद्दों पर बातचीत द्वारा हल करने की सहमति जताई थी। 2009 में तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की यात्रा की, जिस पर चीन ने आपत्ति की, लेकिन भारत ने यह आपत्ति ये कह करके खारिज कर दी कि दलाई लामा भारत के सम्माननीय अतिथि हैं और वे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। तत्पश्चात 26 मई से 31 मई तक उस समय के भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 2010 में चीनी यात्रा पर गईं। इस यात्रा के दौरान पुनः दोनों देशों के बीच सहयोग और शांति से संबंधित समझौते हुए। अक्टूबर 2010 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाओबाओ हनोई से मुलाकात हुई, जिसमें कश्मीरियों को नथी वीजा जारी करने की आपत्ति जताते हुए भारत ने चीन से अपने मुख्य मुद्दों पर चिंता को लेकर के संवेदनशील होने को कहा। दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और द्विपक्षीय व्यापार संबंधी सहमति प्रदान की। सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 12 प्रमुख समझौते। अतः कहा जा सकता है बच्चों, इतने समझौते देख करके, इतनी यात्राएं देख करके कहा जा सकता है कि भारत चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण तो नहीं, ये तो स्पष्ट हुआ। परंतु उम्मीद है कि दोनों देश मतभेद दूर करके मैत्री बढ़ाने की दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और वे सीमा विवाद पर भी स्थायी हल ढूंढ लेंगे। लेकिन पुनः वर्तमान समय में 2020 में 2020 में चीन के द्वारा जो भारतीय क्षेत्रों पर लगातार कब्जा जमाने की जो बात हो रही है, उसे देख करके पुनः ऐसा नहीं लगता कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से कोई स्थायी हल निकल पाएगा। दोनों देशों में आपसी मैत्री और सहयोग को मजबूत करने, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्रों में समझौता करने पर बल मिले, ऐसा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता। प्रयास हम करेंगे, हमारी सोच है, हमारा मानना है कि दोनों देशों को मैत्री की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से यदि हल निकालेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होगा दोनों ही देशों के लिए। इसलिए दोनों देशों का प्रयास शांति के द्वारा मतभेदों को दूर करके मैत्री की दिशा में आगे बढ़ने से ही संभव हो पाए। अब है भारत चीन से संबंधित विवाद के मुद्दे क्या हैं और भारत और चीन के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के सुझाव क्या क्या, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया है इससे संबंधित प्रश्न। पहला, चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई? ये मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से समझाया बच्चों, अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया और इसका क्या परिणाम निकला? तीसरा, चीन के प्रति भारत की मैत्रीपूर्ण नीति स्पष्ट कीजिए। और चौथा, तिब्बत के धार्मिक नेता और भारत के बीच वार्ता कब हुई? इसमें धार्मिक नेता का नाम अवश्य बच्चों स्पेसिफाई कीजिएगा, क्योंकि आपको उनका नाम मालूम होना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।